ओके, सो ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि है एपिसोड 4 एंड पार्ट 5। ठीक है, इसके पहले का जो एपिसोड है वो आप देख लो ताकि जो कॉन्सेप्ट है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एपिसोड 4 में हम लोग करके आ रहे हैं कि इसमें जो है पूरा फ्रिक्शन A to Z फ्रिक्शन का A to Z कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने वाले हैं हम लोग। तो इस पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो इस पार्ट में जो कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स क्या क्या है इसका, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या टाइप्स है, एंड हाउ टू यूज इट इन फार्मूला, मतलब किस फार्मूला में कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको यूज करनी है वो आपको बताया जाएगा। और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियरली समझ में आ जाए। सो पढ़ते हैं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसको डिनोट किससे किया जाता है, म्यू से। इज ए रेशियो दैट टेल्स हाउ रफ टू सर्फेसेस आर। ठीक है, मतलब ये एक सरफेस की बात नहीं, फ्रिक्शन लगेगा हमेशा दो सरफेस के बीच में होगा। ठीक है, टू सरफेस, इसलिए टू सरफेस, क्योंकि फ्रिक्शन जो होगा टू सरफेस के बीच में ही होगा। इसलिए इसमें बताया जाता है कि कितना रफनेस है। ये एक सरफेस पहले से था, एक सरफेस मैंने बना दिया अभी। ठीक है, तो मान लीजिए ये भी रफ है इसे, तो जितना अधिक रफ होगा उतना अधिक फ्रिक्शन होगा। रफनेस जितना अधिक होगा इसमें, रफनेस रफनेस जितना अधिक होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही अधिक होने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपली वही बता रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए रेशियो दैट टेल्स हाउ रफ टू सरफेस है, कितना रफ है दोनों सरफेस। जितना अधिक रफनेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, उतना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू भी होगा। क्योंकि ये बता ही रहा है कि कितना ज़्यादा वो रफनेस है दोनों के बीच में। ये सिंपल सा मतलब चीज़ है कि अगर रफनेस ज़्यादा होगा तो दोनों चीज़, आप किसी चीज़ को स्लाइड करो ना किसी के ऊपर, मान लो एक ऐसे सरफेस है उसके ऊपर आप कुछ स्लाइड कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे ऐसे करके, तो जितना अधिक रफनेस होगा ये उतना अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट फ्रिक्शन अधिक है। ये सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ये जो फॉर्मूला म्यू का, जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है ये म्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। आपको नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये आई थिंक प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड करो। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसका प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। प्रॉपर्टीज है डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस क्या है, ये तो फॉर्मूला से पता चलेगा क्यों डायमेंशनलेस है। देखो फॉर्मूला में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, और नीचे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी क्या था, एक फोर्स ही था ना, ये भी एक फोर्स था। नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स था। ये आपको प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे तो उससे पता चलेगा आपको कि नॉर्मल रिएक्शन भी था, वो भी फोर्स ही था। तो ये फोर्स हो गया और ये भी फोर्स हो गया, तो फोर्स और फोर्स में डायमेंशन क्या कैंसिल हो गया, दोनों का डायमेंशन क्या, फोर्स का डायमेंशन था यहाँ पे, या भी फोर्स का ही डायमेंशन था, तो दोनों दोनों डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हुआ, डायमेंशन लेस। इसलिए क्या है, डायमेंशन लेस। ठीक है, और ये क्या है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। सिंपल सी बात है, तो सरफेस ज़्यादा रफनेस होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, रफनेस ज़्यादा होगा तो म्यू का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है, सब प्रकृति कैसा है, नेचर नेचर सरफेस क्या है, स्मूथ है, खुरदरा है, रफनेस कैसा है, कम ज़्यादा है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एरिया, ये आइडियल केस है। आइडियल केस है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एक ही जो एक बहुत बड़ा सरफेस है, ठीक है, इसका हर जगह पर रफनेस जो है यहाँ पर हर जगह सेम ही हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये आइडियल केस। ठीक है, रियलिटी में ये जरूरी नहीं है, रियलिटी में एक बड़ा सरफेस है, इसका हर जगह पर रेफरेंस सेम ही हो, ये जरूरी नहीं है, ये एक आइडियल केस है। इसलिए आइडियल केस मान के चलते हैं कि जो वो मास पे और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एरिया। मतलब जो म्यू का वैल्यू है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना मास लग रहा है, कि बोला का मास कितना है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा म्यू का वैल्यू, कि बोला का मास 2 kg है कि 4 kg है, कितना है, म्यू का वैल्यू चेंज नहीं होगा, म्यू का वैल्यू फिक्स है मास के इस इरेस्पेक्टिव। और एरिया कितना एंड को कितना एरिया कांटेक्ट मारा है, इसमें ये इससे भी नहीं, मतलब इससे भी वो इफेक्ट नहीं होता है। ये बस क्या है, रफनेस। म्यू क्या करता है, रफनेस है एरिया का। अब एरिया का रफनेस जो है किसी चीज़ का, किसी सरफेस का रफनेस उसके एरिया पर डिपेंड करता है कि यार कितना रफनेस उसके एरिया पर है।
अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो रफनेस का, मान लो एक ही चीज़ है, मान लेते कोई एक ही सरफेस है, उसका रफनेस मान लो इतना छोटा सा कोई सरफेस है, इसका रफनेस जो है कुछ होगा रफनेस, ठीक है, कुछ रफनेस होगा यहाँ पे। अब मान लो इसी चीज़ को बड़ा चीज़ मैंने ले लिया, इसी चीज़ का, एक मिनट दिखाता हूँ। कोई है छोटा सा चीज़, ठीक है, मान लो कोई ईंट है, ब्लॉक ईंट, ठीक है, इसका कुछ सरफेस का रफनेस है। अब मान लो यही ब्लॉक मैंने सेम ब्लॉक बड़ा ऐसा ले लिया, इसका भी सरफेस का रफनेस सेम ही रहेगा ना, जो इसका है इसका भी इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एरिया बढ़ गया तो रफनेस कम या अधिक हो गया, रफनेस इतना ही रहेगा, जो रफनेस यहाँ पर है वहाँ ये रफनेस भी वहीं पर रहेगा। तो इसलिए वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। सिंपली क्या है, मैंने डेफिनेशन क्या देखा हम लोगों ने, डेफिनेशन क्या देखा हम लोगों ने कि दैट टेल हाउ हाउ रफ द सरफेस इज, हाउ रफ द टू सरफेस आर, कितना सरफेस कितना रफ है, ये हम लोग ने देखा। ओके, ये हम लोग ने देखा कितना रफ है। तो इसका एरिया से कोई लेना देना है नहीं, ना ही मास से लेना देना है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में मास एरिया कुछ है ही नहीं मेंशन, इसलिए वो कहा गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एरिया, ठीक है। आइडियल केस इसलिए, आइडियल केस क्यों, आइडियल केस इसलिए क्योंकि कोई बहुत बड़ा सरफेस है तो जरूरी नहीं कि हर जगह पर इसका सरफेस जो है सेम ही होगा। एंड टाइप ऑफ, अब देखते हैं टाइप, अब नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन केस में क्या होगा, स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, म्यू एस से, ठीक है। दूसरा होता है काइनेटिक, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, म्यू के से, ये काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन। ये कब कब कहा जाता है, जब बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी ऑफ रेस्ट यूज हो तब आपको जो निकलेगा वो ये काम पे आता है। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब बॉडी एट रेस्ट पे हो तब ये यूज होता है, और काइनेटिक जब बॉडी एट मूविंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या आईपी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑलवेज म्यू के इज लेस देन म्यू एस, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो हमेशा कम होता है। ये ऑब्वियस चीज़ है, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ डेप्थ में जाना नहीं है, ये हमेशा मतलब कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये मतलब ऐसे प्रकृति ये ऐसा है, ठीक है। एंड भाई पता नहीं प्रकृति कौन है। हाउ टू यूज इन फॉर्मूला, नेचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाउ टू यूज इन फॉर्मूला फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, मतलब किस फॉर्मूला में आपको कौन सा यूज करना है, तो आपको पता चली गया होगा कि जब मूव कर रहा है तो आपको काइनेटिक यूज करना है, और जब मूव नहीं कर रहा हो तो स्टैटिक यूज करना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अभी एक ट्रिक है, मतलब एक क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन है जो अभी दूर होगा, कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कन्फ्यूजन एक है जो बताऊंगा अभी मैं। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड एन क्या है, यस नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तब आपको अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो निकालना हो तो आप क्या करते हो, जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो आप सिंपली आप म्यू एस, स्टैटिक है तो म्यू एस लगाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगा देंगे, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। आपको ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आपको अगर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने कहाँ गया हो, कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो, तो आप ये मत लगा देना कि हमेशा ये मत लगा देना, ऑलवेज आप ये मत लगा देना कि म्यू एस इंटू एन, क्योंकि ये मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक में क्या कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगा दिए और एन लगा दिए, नो, ये ऑलवेज नहीं होता है, ये ऑलवेज नहीं होगा। ये हमें ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या देगा, मैक्सिमम, ये हमेशा जो है मैक्सिमम देता है ये फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन। और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो एक्चुअल वैल्यू होता है हमेशा लेस देन इक्वल, किसी केस में ये म्यू एस इंटू एन होता है, ठीक है, लेकिन किसी केस में ये लेस देन या कम होगा। अब उसको कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास फार्मूला तो ये है, अब मुझे कैसे पता कि कितना कम है कितना नहीं, इसको कैसे निकाला जाएगा तो वो बताऊंगा मैं कैसे निकालना है उसको, ओके। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन
काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर्मूला, इसमें कोई टेंशन नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला है, तो आंख बंद करो और लगा दो क्या, म्यू के इंटू एन। इसमें कुछ और देखना, ये नॉर्मल फोर्स हो गया एंड ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हो गया। ये इसमें क्या, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में मैक्स मैक्स है, तब ये फॉर्मूला इक्वल टू है। अगर सिंपल स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तो लेस देन इक्वल टू। ओके, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मैक्सिमम है तब यहाँ इक्वल टू साइन है और ये लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सिर्फ बोला गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोई मैक्सिमम नहीं लगा हुआ है, तो क्या है, लेस देन इक्वल टू। कितना लेस कितना अधिक ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ यही है। अब देखो यह मैक्स था, यहाँ सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा बताने वाला हूँ क्या, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है। तो कैसे, मतलब अब मुझे नहीं पता कितना कम है, तो इसका सिंपल से उपाय है। इसमें क्या है, मान लो एक ब्लॉक, ठीक है। अब ये कोई है पहलवान आदमी जो इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा के ये इसको ढकेल रहा है, इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये ढकेल इस साइड में लगा, फ्रिक्शन किस में लगेगा, अपोजिट, क्योंकि ये मूव इस डायरेक्शन में करना चाहता है। टेंडेंसी ऑफ मोशन का डायरेक्शन कितना है, इस डायरेक्शन में है, ये मूव इसमें करना चाहता है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लिखने वाला है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स। अब ये मूव नहीं कर रहा है, मूव तो नहीं कर, बस ढकेल रहा है, ठीक है, अपना पूरी ताकत लगा रहा है, मूव नहीं कर रहा है। v बराबर 0 है, अगर v बराबर 0 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरा, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट लगने वाला है, ये फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला मेरा कौन सा लगने वाला है, ये म्यू एस इंटू एन, लेकिन लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो यहाँ पर आपको एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना है, और इससे आपको नहीं निकालना है, इससे आपको नहीं निकालना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि अब लेस देन इक्वल कितना है मुझे थोड़ी पता है। तो आपको देखना है कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में कितना लगा रहा है, 100 न्यूटन। अरे यार कितना लग रहा है, इससे तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे इस डायरेक्शन कितना लगा रहा है, इस डायरेक्शन में 100 लगा रहा है, इस डायरेक्शन में कितना लगा रहा है, एफएस मुझे पता नहीं कितना है अभी। तो देखो दो ही फोर्स लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में, अरे यार ये कौन सा कॉलम है, ये इस डायरेक्शन में, इधर नहीं देख रहा हूँ मैं अभी, इधर देख रहा हूँ, दो ही फोर्स है, एक ये लगा रहा है और एक फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। और ये मूव नहीं कर रहा है, v बराबर 0 है, मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब क्या हुआ, ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। अगर कोई कम बेसी होता तो मूव कर जाता, वो फोर्स दोनों साइड से सेम ही लग रहा है, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए एफ एस का जो वैल्यू है यहाँ से निकल गया आपका, एफ एस का वैल्यू बराबर 100 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से हाँ, इसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर एग्जांपल देंगे कि कैसे लेस देन इक्वल टू कम है, ठीक है। वो भी मतलब एन का वैल्यू कुछ लेंगे, मास लेंगे और फोर्स लगाएंगे, तब और क्लियर से समझ में आएगा ये। अभी इतना समझ में आ गया निकालना कैसे है, आपको ये समझ में आ गया कि अब निकालना कैसे है एफ एस का वैल्यू। इससे नहीं निकलेगा, इससे सिर्फ ये मैक्सिमम निकलेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने सिर्फ बोला है आपको, तो आपको ऐसा ही जाना पड़ेगा, इस तरह से सब निकाला मैंने। तो ये इकोनॉमिकल है, अभी देखता हूँ। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल एफ एस सर्फेस, एफ एस पर अब 100 न्यूटन दिया हुआ है, फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है कि 100 न्यूटन है, विथ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, फाइंड म्यू के, ठीक है। ये एफ एस नहीं है, क्या है, हाँ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, देखता हूँ इसको अभी। वही मैं सोचूं कि दिमाग में चकरा क्यों गया है। ओके ओके, तो ये ऐसा है, ये बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है, ये उधर बना रहा था ना उसके साथ, वही मैं समझ रहा कि ये क्या आ गया भाई, मैं क्या लिख के आ गया इधर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला स्टेप नॉर्मल निकाल दो, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल बराबर 2 kg मास है, जी बराबर 10 है, कितना होगा 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया हुआ है, फ्रिक्शन 6 न्यूटन। फार्मूला क्या होता है फ्रिक्शन का, फार्मूला क्या होता है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर
नॉर्मल इंटू म्यू के, अरे इधर भी इधर कहीं भी रखो, म्यू के तो म्यू के बराबर, अरे यार क्या हो गया, म्यू के बराबर कितना हो गया, एफ के बाय एन। एफ के कितना है 20, वाले भाई ये एफ के कितना है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना है 6/नॉर्मल 20, तो 233 और इधर 10 बराबर 0.3, कोई यूनिट होगा, डायमेंशन लेस है भाई आंसर। ओके, सो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि रिलेशन विथ एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक निकालने का जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का जो एक तरीका है वो यहाँ से भी निकल जाता है, अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज पता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज पता है तो डायरेक्ट tan थीटा लगा दो, उसमें आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन कैसे, ये हम लोग जब एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको।